वेलकम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो हमारी थर्ड वीडियो होगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक्स में। आज हम जो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वो बात करेंगे हम टीजीटी मैथ्स और पीजीटी मैथ्स दोनों की। एक साथ हम इस वीडियो को कवर करेंगे दोनों सब्जेक्ट्स को। बेसिकली जिन सर को हमने बुलाया था पीजीटी मैथ्स के रिव्यू के लिए, उनके कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उनके फिजिकल अपीयरेंस पॉसिबल नहीं हो पाई है, तो मैडम ही पीजीटी मैथ्स को भी कवर करेंगी क्योंकि मैडम खुद मैथ्स की टीचर हैं। आगे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा मैडम पे जाता हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू सर। मैम, पीजीटी मैथ्स और टीजीटी मैथ्स दोनों को कैसे कवर करना है, और प्लीज़ एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए बच्चों को अपना, ताकि एस्पिरेंट्स को अपना, ताकि उनको पता चले आप क्या पढ़ाती हैं और किस फील्ड में हैं आप। सो वेलकम एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ दर्शन हंस, और मैं टीजीटी मैथ्स की पोस्ट पे वर्किंग हूँ। और मैंने बीएससी किया है, तो उसमें मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ही पढ़े थे। फिर मास्टर्स मेरा फिजिक्स में है, तो आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने पीजीटी फिजिक्स के बारे में आपको बताया है। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो टीचर्स थे उनसे हमने कांटेक्ट किया और वो नहीं आ पाए हैं, तो काफ़ी टीचर्स से मेरा डिस्कशन हुआ है। मेरे साथ में कोलीग्स हैं जो टीजीटी मैथ्स हमारे साथ काफ़ी टीचर्स हैं, तो वो पीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई किए हैं। तो उन लोगों से हमने बात की है, और जैसा जैसा उन्होंने मुझे अपना फीडबैक दिया है मैं आपको वही बताने वाली हूँ, क्योंकि वो एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया था, तो उन्हीं का फीडबैक रहेगा सर इसमें। तो मैम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले सेम क्वेश्चन हमारा कि डिफिकल्टी लेवल क्या था पेपर का? यस, सो डिफ़िकल्टी लेवल की अगर बात करूं, अलग अलग टीचर से मेरी बात हुई है, सबने डिफ़िकल्टी लेवल सर मॉडरेट बताया है। मॉडरेट बताया है, इजी नहीं बोला है, टफ भी नहीं बोला है। टफ भी नहीं बोला है, ये बोला है कि है। हाँ, टफ इस वजह से नहीं बोला है क्योंकि क्वेश्चंस देख के उन्हें लगा कि हाँ ये हमने किया हुआ है या फिर ये हमने पढ़ा हुआ है, तो मॉडरेट ही लेवल था। क्योंकि कहीं ना कहीं वो टीचर भी हैं और मैथ से जुड़े हुए हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो इन क्वेश्चंस को बार बार कर भी रहे होंगे। हाँ जी, ये उनके सब्जेक्ट भी है, तो उनको थोड़ा इजी लग सकता है। यस, या मॉडरेट लग सकता है। डिफिकल्टी इसलिए नहीं बोल रहे होंगे वो लोग। जैसे जो टीचर्स हैं सर, आप भी एस्पिरेंट्स, काफी लोग ऑलरेडी वर्किंग होंगे टीचिंग फील्ड में, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उनके लिए मॉडरेट, क्योंकि जिन्होंने दिया है वो भी वर्किंग थे, तो मॉडरेट इसका लेवल रहेगा। और जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं उनके लिए थोड़ा हार्ड रह सकता है। उनके लिए हार्ड रह सकता है, कह सकते हैं ऐसा। मैम नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि जो सिलेबस कवर्ड हुआ है मैथ्स का, वो कहाँ से आया है? प्योर एनसीईआरटी रखा गया है, ग्रेजुएशन लेवल लिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक गए हैं? ठीक है सर, तो इसके बारे में जैसे मैंने जितने भी टीचर्स से बात की, सबने बोला कि कोई भी जो क्वेश्चंस था या कोई भी कॉन्सेप्ट था, कोई भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का नहीं पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सारे ही एनसीईआरटी और 11th-12th, मैं बार बार बोल रही हूँ कि 11th-12th के क्वेश्चंस थे। और एनसीईआरटी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी एक सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करती है। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वही पेपर में पूछे गए हैं। प्योरली हम ये कहेंगे कि आपको इधर उधर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप केवल 11th-12th का मैथ्स पढ़िए। मैम अगर बात करी जाए टॉपिक्स की, तो पहले आप टीजीटी मैथ्स बता दीजिए, फिर आप पीजीटी मैथ्स बताइए। किस टाइप के टॉपिक्स मिले आपको वहाँ एग्जाम में, और कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में टच किए गए हैं? ठीक है, तो जैसा कि मुझे मेरे साथी टीचर्स ने बताया, पहले हम पीजीटी मैथ्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पीजीटी मैथ्स में उन्होंने क्या बताया है, जैसे टॉपिक अगर हम बोलें तो चैप्टर्स जहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है, रिलेशन, फंक्शन, सेट्स और ये सब हमारा स्टार्ट होता है, तो हर टॉपिक को टच किया गया है, हर चैप्टर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहा है कि जहाँ से क्वेश्चंस नहीं उठाए गए हैं। कहीं से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस आए हैं, कहीं से थोड़े कम आए हैं। जैसे अगर हम ज़्यादा की बात करें तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, हम लोग सब जानते हैं जो भी मैथ्स के एस्पिरेंट्स हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के साथ में डिफरेंशियल इक्वेशंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अभी मैं मैथ्स में 10th के लिए भी बताऊंगी, टीजीटी जो टीचर्स आएंगे उनके लिए भी बताऊंगी। तो यहाँ पे यानी कि आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से कीजिएगा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वेक्टर्स और मैट्रिसेस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद लिमिट्स, डेरिवेटिव। जब आप सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा अरे ये तो मैम सारे के सारे टॉपिक्स बता रही हैं जो 11th-12th में पढ़ते हैं। एग्जैक्टली, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल 11th-12th के टॉपिक्स को सबको ही पढ़ लेना है। पढ़ लेने के साथ आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि मॉडरेट हम इसीलिए बोल रहे हैं, आपको लगेगा कि ये तो क्वेश्चन था
बट अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, आपको नहीं पता है कि ये वाली पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस मीन्स उस बेसिक कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना जो उसमें दिया हुआ है। हाँ। क्वेश्चन तो सेम नहीं आने वाले, क्वेश्चंस तो अलग अलग आएंगे, लेकिन मैं प्रैक्टिस क्यों कह रही हूँ, ताकि आपको ना एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हो उसको कितना जल्दी सॉल्व कर रहे हो आप। एक तरीका होता है मैं पेपर से पहले जाने से पहले सॉल्व कर लूँ, एक होता है फर्स्टली वहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वहाँ आप अपनी मिस्टेक नहीं निकाल पाएंगे ना। जितना पहले आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलेगा कि मेरी पर्टिकुलर इस एरिया में मिस्टेक हो रही है, तो उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। सेकंड थिंग मैम, जो पेपर जो हुआ है मैथ्स का, वो क्या लगा कि लेंथी था या टाइम सफिशिएंट मिला कंप्लीट करने के लिए पेपर को? सर सफिशिएंट तो बिल्कुल भी नहीं बोला, लेंथी ही बताया है टीचर्स ने। हर एग्जाम में मैथ्स के स्टूडेंट्स आप रहे हैं सब जो मैथ्स का पेपर दे रहे हैं, तो पेपर लेंथी था। आप खुद मानिए ना 100 से 80 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन हम कर रहे हैं और टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, तो लेंथी तो पेपर था। वैसे भी कंपटीशन है, बिल्कुल कंपटीशन है, और फिर आपको अलग अलग सेक्शंस भी अटेम्प्ट करने हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी आएगा, वही आने वाला है इसमें, क्योंकि जितने ज़्यादा जिसने प्रैक्टिस की होगी उसी को सर्वाइवल मिल पाएगा, अदरवाइज दिक्कत हो पाएंगी। चाइल्ड पेडागोजी ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पूरा टॉपिक और कैसे कवर करना है वो भी हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं मैम की। हाँ, वो सेम है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, तो मैम आपको ऐसा लगता है कि अगर इस पेपर को किया जाए, मैथ्स के पेपर को दिया जाए, तो उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक मतलब पोर्शन रखा जाए कि हम पहले इसको करें या बाद में ऐसा करें पेपर में? देखिए, अब इस चीज़ के ना दो पहलू हो सकते हैं सर। एक, जैसे मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, मैंने लाइफ में अभी तक जितने भी एग्जाम्स दिए हैं मैं हमेशा सीक्वेंस ही फॉलो करती हूँ, मैं कभी चेंज नहीं करती। वो एक माइंडसेट रहता है, फर्स्ट ये अटेम्प्ट किया, ये अटेम्प्ट किया, आपका कुछ छूटने का इशू नहीं है। फर्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट होती है, आप सीक्वेंस में चलते जा रहे हो, कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 80 मार्क्स या 120, हमारा 120 मार्क्स का था, तो वो क्या करते हैं पीछे से शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बोला क्योंकि मैथ्स है, फिजिक्स है, तो लेंदी रहेगा, आप 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा। उस केस में क्या होता है, जो कि जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग अच्छी रीजनिंग आई थी, करंट अफेयर्स है, तो ये क्वेश्चंस आप देख भी नहीं पाते सर, कभी कभी ऐसा होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन पेपर है, आप सब लोग जानते हैं, स्क्रीन पे क्वेश्चंस आते हैं और फिर टाइम चलता है, तो अगर आप टिक नहीं करेंगे और स्क्रीन बंद हो जाएगी तो आप उनको देख भी नहीं पाएंगे। तो बेसिकली टिक तो जरूर करें। तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप सीक्वेंस में ही फॉलो करें। सीक्वेंस फॉलो करें जी। अच्छा मैम, ये सारे सजेशन, अब बात की जाए अगर पीजीटी, अभी हमने बात की है टीजीटी मैथ्स की, यही सेम बात अगर हम पूरी की जाए, अभी कर रहे हैं टीजीटी मैथ्स के कंसर्न में, तो फिर में आपका क्या पॉइंट रहेगा? जैसे बेसिक चीजें हर किसी में सर सेम ही रहेंगी। जैसे मैंने अगर उसकी पेपर की डिफिकल्टी की बात करें तो मॉडरेट है। जैसे एक हम बात कह सकते हैं, जो पढ़ रहा है कंटिन्यूस, जो पढ़ा रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसके लिए पेपर टफ नहीं लगेगा। जो अभी जस्ट स्टार्ट किया है फॉर्म भरने के बाद 2 महीना 1 महीना पहले, तो उसको अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो टफ लगेगा। तो इसलिए हम मॉडरेट बोल रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जो जनरल बातें हमने डिस्कस की ना कि सेक्शंस कैसे आएंगे, वो टीजीटी मैथ्स में भी सेम रहेगा। मैं आपसे बात करती हूँ कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस किस टाइप से, मतलब क्या क्या पूछे गए हैं, मैम पीजीटी का भी बताइएगा प्लीज आप। हाँ, और जैसे और क्या क्या चैप्टर्स जिन पे ज्यादा जो मेरे साथी टीचर्स हैं, जो उन्होंने मुझे शेयर किया है। तो अब हम टीजीटी मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। टीजीटी मैथ्स में भी जो पेपर का लेवल था वो अप टू 10th ही रहा सर। 10th रहा है बिल्कुल, 11th 12th भी नहीं पूछा गया है। तो जो परेशान हो रहे हैं एस्पिरेंट्स कि हम क्या करें, आगे पढ़ें, आप केवल 10th तक पढ़िए। 10th में भी ज़्यादा जो फोकस किया गया है सर, क्लास 10 पे ज़्यादा फोकस है, 9th भी पढ़ने की। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 6, 7, 8, देखो आप जब 9, 10th पढ़ेंगे तो 6, 7, 8 आपका क्लियर होना ही चाहिए। वो आपका ऑलरेडी बेसिक है मैथ्स का, तो वो आपका ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो बात करते हैं, अगर 11, 12 से कोई क्वेश्चन नहीं था, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मेरे साथी टीचर्स हैं जिन्होंने ये पेपर दिया है, उन्होंने ये बात बोली कि जैसे क्वेश्चंस आपको लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन तो आता है, करने भी बैठ जाएंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं आप अटक जाओगे और उसके बाद आपका टाइम उसी क्वेश्चन पे ज़्यादा चला जाएगा। तो प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर हम बात करें सिलेबस की इसमें कि क्या क्या अच्छे से पूछा गया था, तो आप सब जानते हैं कि मेंसुरेशन कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस
पर्टिकुलर टॉपिक से कम 12 या 13 क्वेश्चंस थे। ये मैं मतलब नहीं वही बता रही हूँ जो मेरे को बताया गया है। तो टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, तो इससे कम से कम 10-12 क्वेश्चंस रहेंगे। और ये क्वेश्चंस आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूलेज याद हो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला याद हो प्लस उनका एप्लीकेशन याद हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक तो है कि आपका डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूछ लेता है, डिस्क्रिमिनेंट दैट b² - 4ac, बट पूछा भी क्या गया है साथ साथ में रूट्स वाले क्वेश्चंस, अल्फा बीटा 2 रूट्स दे रखे हैं, फिर उसका अलग अलग रिलेशन निकालने के लिए, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आए गए हैं। और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स सबसे क्वेश्चन थे। स्टैटिस्टिक्स में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, हम पढ़ते हैं ना, मीन मीडियन मॉड का एक रिलेशन होता है, वो हमारी एनसीईआरटी बुक में तीनों चीज़ पढ़ने के बाद लास्ट में होता है। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट सोचते हैं ये कहाँ आएगा, इतनी आसान चीज़, वो ही आसान चीज़ एग्जाम में पूछी गई थी। देखो यहाँ पे डायरेक्ट पूछी थी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हो सकता है कि जो आप एग्जाम दें उसमें वही फॉर्मूले पे 2 वैल्यूज दे दें और तीसरी वैल्यू आपको खुद निकालनी हो, तो वो फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने बात की। लीनियर इक्वेशंस में आप जानते हैं कि जैसे आपको टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बताना होता है ना, कि पैरेलल लाइंस रहेगी, यूनिक सोल्यूशन रहेगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन रहेगा, तो वो आप कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके निकालते हैं, तो उससे क्वेश्चंस आया था। आप अगर देखेंगे तो मैं सारे ही चैप्टर्स का नाम लेती जाऊंगी जो जो मुझे बताया गया है। एपी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, nth टर्म का फॉर्मूला लगा के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सम वाला क्वेश्चंस, तो वो भी पूछा गया है। सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम जानते हैं इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। सर्किल में एंगल्स वाले क्वेश्चंस काफ़ी आए थे। अब ये टॉपिक आता है सर्किल्स में, जब हम क्लास 10th पढ़ते हैं तो हम टेंजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो एंगल्स वाले क्वेश्चन जो सर्किल में आते हैं वो क्लास 9th से आते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, क्लास 10, क्लास 9 दोनों, क्लास 10 से थोड़ा सा ज़्यादा, क्लास 9 से ऐसा नहीं है कि नहीं है, आपको क्लास 9 का पूरा बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे सर्किल में जो अंदर जो एंगल्स आते हैं वो सारी की सारी हमारी क्लास 9 की थ्योरम्स हैं। और एक बात और इम्पॉर्टेंट बताई कि सर्किल में जो क्वेश्चंस थे थ्योरम बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस थे, उसकी जितनी भी थ्योरम्स थी वो काफ़ी आई थी। इसके बाद हम बात करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। 9th में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, 10th में सिमिलर ट्राइंगल्स। और सिमिलर ट्राइंगल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती सर उसमें, तो उसमें अगर आपको सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आपको नहीं पता है कि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से साथ में एंगल्स और साइड्स का रेशियो लिखना है, तो आप नहीं लिख पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स। क्लास हम लोग नंबर सिस्टम्स में पढ़ते हैं, तो आपको नंबर सिस्टम्स भी मतलब पढ़ना है, रियल नंबर्स। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से है, उनसे भी सवाल थे। यानी आप देखेंगे मैंने धीरे धीरे करके सारे ही चैप्टर्स के नाम लिए हैं, सभी से सवाल थे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो इक्विलेट्स ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चंस नहीं था, ये मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा बताया है। बट आप मत छोड़िएगा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, तो उसमें आप पोस्टुलेट्स रहते हैं, एक्सियम्स रहते हैं, वो आप कर सकते हैं। इधर तो नहीं आया था, आपको मैं सजेशन दूंगी कि आप कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट ये है कि एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है जी, क्योंकि हर टॉपिक कवर होने वाला है। आपने मतलब जब अगर आपने वीडियो देखी है तो आप देखेंगे कि मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15-16 तक हम सारे ही चैप्टर्स में हम कुछ ना कुछ आता ही जा रहा है। तो आपको बेसिकली सारे के सारे 10th का सिलेबस अच्छे से पढ़ लेना है, 9th का सिलेबस देख लेना है, थ्योरम्स को अच्छे से देख लेना है, क्योंकि आपसे कोई थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं पूछेगा, एप्लीकेशन पूछेगा, उस थ्योरम की क्या एप्लीकेशन रहेगी। तो हम कंक्लूड करते हैं अभी दोनों के लिए, पीजीटी मैथ्स के लिए और टीजीटी मैथ्स के लिए। जी सर। आपके फाइनल वर्ड्स क्या रहेंगे तैयारी करने के, जो कि लास्ट का टाइम है, बहुत कम टाइम है, बहुत। अब आपका क्या फाइनल वर्ड्स रहेंगे कि लास्ट में किस तरीके से अभी एग्जाम को क्लियर करने के लिए पड़े? जैसे अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो वहाँ पे भी मैंने यही कहा है, सेल्फ स्टडी, सेल्फ नोट्स, अपने पे भरोसा रखिए। अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, ठीक है, हम कहीं अलग से नहीं आए हैं, हमने भी एग्ज़ाम रिटर्न पहले क्वालिफाई किया है, फिर हम आए हैं। तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर के कंटेंट्स पे ज़्यादा ना भागें जो मार्केट में बुक्स बता रहा है। आप सबके पास एनसीईआरटी बुक्स हैं, नहीं है तो बहुत ही अच्छे मतलब कम दाम पे आपको एनसीईआरटी बुक्स मिल जाती हैं, आजकल तो हाँ डाउनलोड भी हो जाती हैं। तो आप केवल एनसीईआरटी पढ़िए, दिन बहुत ही कम है, तो बस अपनी सेल्फ प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा टाइम आप सेल्फ प्रैक्टिस को देंगे वो बहुत ज़रूरी है मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। बाकी अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके माइंड में अभी भी डाउट है, कोई सजेशन है, या आप अपने कोई डाउट्स पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए हमें, ताकि हम आपको एग्जैक्ट बता पाएँ कि आखिर
आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो अब ख़त्म करेंगे हम इस वीडियो को यहीं पे, और बाकी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैम ने आपको इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए एग्ज़ाम के बारे में, इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताए हैं एग्ज़ाम के, तो इसके लिए मैम का थैंक यू मैम। आपने बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं स्टूडेंट्स को, तो प्लीज़ इनको अप्लाई कीजिए और फोकस कीजिए अपनी स्टडी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा। अब टाइम आप अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।